हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये हमारे पास फास्टिंग में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उनको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ से समझना स्टार्ट करें कि एक बंदा उसने खाना खाया तो उसकी डाइजेशन हुई है, एब्जॉर्प्शन हुई है, ब्लड में उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। वो पोर्टल वेन से वो जाएगा हमारे पास लीवर के पास, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, अब जब वो लीवर के पास जाएगा तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम जो ग्लूकोज है ना, वह 100 ग्राम हमारे पास उसकी कन्वर्जन होती है ग्लाइकोजन में। 100 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे पास एक वेल फेड जो अडल्ट लीवर होता है ना उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब जब वो बिटवीन द मील्स होगा, यानी अब एक बंदे ने जब खाना खाया उसके दूसरे खाने तक, यानी कोई 6 घंटे का गैप है जिसके दरमियान में, तो अगर जब ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा तो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और ब्लड में रिलीज़ कर देगा लीवर। तो इस तरह हमारे पास ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल हैं वो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, अब जब ये ग्लाइकोजन के स्टोर हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, यानी ग्लाइकोजन जितनी भी स्टोर हुई थी वो ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या होगा? फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की प्रोडक्शन। ठीक है, मेजर साइट जो इसकी है वो है लीवर, और उसके बाद हमारे पास किडनी भी आ जाती है। जब हमारे पास फास्टिंग होती है, ओवरनाइट फास्ट, ठीक है, तो हमारे पास जो 90% होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस वो होता है लीवर में और 10% होगा किडनी में। लेकिन अगर हम देखें वीक्स के लिहाज से फास्टिंग को, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 45% जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा होता है वो हमारे पास किडनी में हो रहा होता है और रिमेनिंग हमारे पास लीवर में हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको पता है अच्छी तरह कि हमारे पास जो ब्रेन है और हमारे पास कॉर्निया, लेंस, टेस्टिस हो गया, किडनी का मेडुला हो गया, ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एज एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो उसके बाद ये फैटी एसिड्स पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो इन्हें ग्लूकोज यानी ब्लड में, स्पेशली हमारे पास ब्रेन को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे पास मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड हमारे पास ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कर रहा होता है, तो फिर इसके पास ना कोई स्टोरेज हो रही होती है और ना ही फैटी एसिड को यूज़ करता है। तो इसलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन के लिए स्पेशली। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास इसके सोर्सेज होंगे वो होगा, सबसे पहला जो हमारे पास सोर्स है वो ग्लिसरॉल, लैक्टेट और अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। सबस्ट्रेट आएंगे हमारे पास। अब आपने एक केस समझना है, जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझना है तो आपने सोचना है कि एक फास्टिंग स्टेट चल रही है जिसमें हमारे पास इंसुलिन के लेवल कम है, ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए भी बन रहा है हमारे पास, और एसिटाइल कोए हमारे पास एनर्जी भी प्रोड्यूस करवा रहा है। उसके बाद उसकी उसकी ब्रेकडाउन से हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी और एनएडीएच की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे समझते हुए आपने आगे चलना है। अब स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल कैसे सोर्स हुआ, जैसे कि हमारे पास होगी, हमारे पास एडिपोज टिश्यू में जो हमारे पास फैट स्टोर होता है टीएजी टैग की फॉर्म में, यानी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो फिर हमारे पास इसकी ब्रेकडाउन होगी, इसकी ब्रेकडाउन से बनेंगे हमारे पास ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स। जो ग्लिसरॉल होता है वो लीवर के पास जाता है, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल का 3 फॉस्फेट में। जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटलाइज करता है उसका नाम है ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, यही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होता है डीएचएपी में। एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये डीएचएपी में हमारे पास फिर ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, उसका एक इंटरमीडिएट है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम फर्दर देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस किस तरह आपस में लिंक हो रहे होते हैं। आगे देखें लैक्टेट। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुई है हमारे पास, तो हमारे पास लैक्टेट ब्लड में रिलीज़ हुआ है, ये लीवर के पास जाएगा, लीवर में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा, इसे कोरिसाइकिल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है टिश्यू प्रोटीन की, फिर उनके बाद जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पायरुवेट भी बन सकता है, जो पायरुवेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बनेगा, वो भी बन सकता है, वो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट और फिर वो फर्दर पीईपी में कन्वर्ट होगा। ये हम देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह होते हैं फर्दर। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होने हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस का चार्ट है। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन थे जो कि हैं रिवर्सिबल। ये हमारे पास ऐसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें सिर्फ 3 रिएक्शन ऐसे हैं जो कि हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में ये होगा कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो ग्लूकोज से पायरुवेट की तरफ प्रोडक्शन है और ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट से ग्लूकोज की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब होगा या भी कोई और चीज़ जैसे जो बीच में ऐड हो जाए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अल्फा कीटोग्लूटारेट है, वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलोएसीटेट से वो पायरुवेट पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से एंटर होगा और वो रिवर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब
3 रिएक्शन है जो कि हैं इरिवर्सिबल। जैसे कि पहला है हमारे पास 3 रिएक्शन है जो कि हैं इरिवर्सिबल। जो सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो है पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट की सिंथेसिस। अब ये रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल है, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सिर्फ पायरुवेट बन सकता है, पायरुवेट काइनेज से। ये दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम दो रिएक्शन करते हैं। पहले हमारे पास पायरुवेट से कन्वर्ट होता है, पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम पीसी, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और फिर उसके बाद वो और जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद हेल्प ऑफ एंजाइम PEPCK, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो यहाँ पे दो हमारे पास रिएक्शन होंगे इसको रिवर्स उस दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक और जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 कर होता है। अब ये रिएक्शन भी हमारे पास इरिवर्सिबल है। इसे दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ठीक है, और एक और रिएक्शन जो हमारे पास इरिवर्सिबल है, जो लास्ट रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल है, वो है हमारे पास डी ग्लूकोज की कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो जो कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज कर रहा होता है। तो हमें इसे दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, वो इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है अल्फा डी ग्लूकोज में। ठीक है, और वो ब्लड में रिलीज हो जाती है। आप देख लेते हैं रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले जो हमारे पास है पहला रिएक्शन पायरुवेट से पीबी में कन्वर्ट करने के लिए, पायरुवेट हमारे पास कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में, पीसी कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, और दूसरा उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होता है हमारे पास पीपी में, PCK से कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ये वाला रिएक्शन है यहाँ से लेके ये वाला ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब हमारे पास चूँकि ऑक्सैलोएसीटेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मूव करके साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता, तो जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज और माइटोकॉन्ड्रियल वाला माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोजाइम से। ठीक है, वो इसे मैलेट में करता है, मैलेट अपने ट्रांसपोर्टर से मूव करता है, मैलेट साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहाँ पर ये मैलेट डीहाइड्रोजिनेज जो साइटोप्लाज्मिक लाइसोजाइम है वो इसे कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलोएसीटेट में, ऑक्सैलोएसीटेट को PEPCK कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। हमारे पास जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है वो हमारे पास उसे कोएंजाइम बायोटिन की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जो बायोटिन होता है ये ईटा अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइजीन रेजिड्यू जो इस अमाइनो एसिड का पार्ट होता है उसके साथ जाके बाइंड करता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है। ठीक है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयन से आती है। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है इन तीनों का, इसको ATP हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किडनी के या लीवर में, दोनों में हो सकता है ये। ठीक है, इसके दो पर्पसेस होते हैं, या तो एनाप्यूरेटिक पर्पस है, यानी जैसे कि ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास TCA साइकिल में भी यूटिलाइज हो रहा होता है। तो ऑक्सैलोएसीटेट के जो हमारे पास लेवल को मेंटेन करने के लिए पायरुवेट की ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्जन हो जाए, या दूसरा जो हमारे पास होता है कि यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ऑक्सैलोएसीटेट फर्दर PEP में कन्वर्ट होएगा, और PEP हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, तो इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास एसिटाइल को ये जो वो इसके ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ये इसका एक्टिवेटर है। अब ये फास्टिंग के स्टेट में वही बात है, हमारे पास टैग की ब्रेकडाउन हो रही होती है, फैटी एसिड्स और फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहे होते हैं। जो फैटी एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है एसिटाइल कोए में, तो एसिटाइल कोए का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है ताकि ये रिएक्शन जल्दी से इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन था उधर, उसको जो हमने कंपेंसेट करने के लिए ये रिएक्शन किया था, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। इस एंजाइम पर हमारे पास नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है AMP का और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। पहले ही बताया था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसे ATP चाहिए होती है चलने आगे की तरफ। यहाँ पे भी हमारे पास ATP हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत थी इसी तरह। ठीक है, तो ना जब हमारे पास लो एनर्जी स्टेट होगी, यानी हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस से नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरा जो कि हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पास ग्लूकागोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज है उसकी एक्टिवेशन होती है, वो ATP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP के लेवल बढ़ने से हमारे पास जो PKA है पायरुवेट काइनेज A, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है यहाँ पर फ्रक्टोज 2,6 फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जो सबस्ट्रेट होता है ना वो होता है हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका सबस्ट्रेट होता है, और जो इसे ये उसे कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। ये कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट की अटैचमेंट करवाता है।
इसकी 2 डोमेन्स होती हैं, एक फॉस्फेटेज डोमेन, दूसरी काइनेज डोमेन। जब फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट होगी, ठीक है, तो हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल हो जाएगी। जब काइनेज डोमेन एक्टिव होगी तो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, यानी कि फॉस्फेट की एडिशन होगी। जब इस एंजाइम की, अब चूँकि पीके एक्टिवेट हुआ है तो ये इसकी फॉस्फोराइलेशन कराता है। लीवर आइसोजाइम के केस में, कार्डियक आइसोजाइम के केस में डिफरेंट दोनों रिवर्स हो जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फेटेज इनएक्टिव हो जाएगी और हमारे पास काइनेज एक्टिव होगी। लेकिन हम चूँकि ग्लूकोनेजेनेसिस पढ़े हैं, मेजर ये लीवर में है, तो लीवर का हम आइसोजाइम देखेंगे। लीवर के आइसोजाइम में जब फॉस्फोराइलेशन होगी हमारे पास PFK2 की, तो हमारे पास फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिव होगी और काइनेज डोमेन इनएक्टिव होगी। फॉस्फेटेज डोमेन के एक्टिव होने का मतलब है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी इसका मतलब है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लेवल हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज पे, तो इसके लेवल कम होने से हमारे पास ये जो इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, वो भी कम हो जाएगी, यानी ग्लूकोनेजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगला जो लास्ट स्टेप था इरिवर्सिबल, उसको रिवर्सिबल करने, उसको ऊपर डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमारे पास ये एंजाइम आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है डी ग्लूकोज में, फॉस्फेट की रिमूवल करवा देता है। ये जो डी ग्लूकोज है ये हमारे पास ब्लड में रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रेगुलेशन देख लें ग्लूकोनेजेनेसिस की। ग्लूकोनेजेनेसिस की रेगुलेशन होती है, जैसे सबसे पहले हमने ग्लूकागोन की देख लिया। ग्लूकागोन का हमने एलोस्टेरिक फैक्टर के तौर पे चेंजेस जो ये करता है देख लिया, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज के जो ये लेवल को कम कर रहा था, ठीक है, ये देख चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो पीके की फॉस्फोराइलेशन करता है कोवलेंट मॉडिफिकेशन, ये देखें होता ही है कि जब ग्लूकागोन अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, तो जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक EMP में। हमारे पास जब ये साइक्लिक EMP में कन्वर्ट होगा PK एक्टिव होगा। PK फॉस्फोराइलेशन करवाता है पायरुवेट काइनेज की। पायरुवेट काइनेज पहले एक्टिव होता है, अगर उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव हो चुका है तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो इनएक्टिव हो चुका है, तो इसलिए ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ग्लूकोनेजेनेसिस का सबस्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो तीसरी रेगुलेशन हो रही है वो इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास PEP है उसके लेवल्स इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। ग्लूकागोन अगर उसके लेवल्स इंक्रीज़ रहें काफ़ी अर्से तक, और ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है उसकी CREB साइक्लिक EMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी वजह से इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास रेगुलेट कर रहा होता है ग्लूकोनेजेनेसिस को। होता है इस तरह कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट में कि इंसुलिन के लेवल कम है, फास्टिंग स्टेट है, इंसुलिन कम ग्लूकागोन ज़्यादा। इंसुलिन का काम क्या था, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म को कम करना, यानी लेकिन अगर इंसुलिन कम है तो इसका मतलब है कैटाबॉलिज्म प्रोटीन का होगा, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा हो जाएगी। अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है ग्लूकोनेजेनेसिस के, यानी अगर इसका सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो ग्लूकोनेजेनेसिस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोई देख लिया। एसिटाइल कोई का पॉजिटिव इफेक्ट होता है किस पे, ये पॉजिटिव इफेक्ट है एलोस्टेरिक हमारे पास एक्टिवेटर है किसका, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। उसके बाद हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन बाय AMP, हमने ये भी देखा है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, ठीक है। साथ में ये भी देख लें, ये हमारे पास पायरुवेट है, पायरुवेट की 2 सोर्सों में कन्वर्जन हो रही है, पायरुवेट या तो एलोस्टेट में बन रहा है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ये है ग्लूकोनेजेनेसिस का, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास है वो है एसिटाइल कोए, ये हमारे पास एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद ये TCA साइकिल की तरफ जा रहा है। अब देखें जब एसिटाइल कोए के लेवल बढ़ेंगे, ये PDHC इसको रिएक्शन को कैटलाइज करता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है PC। अब जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में बनेगा तो एसिटाइल कोए के जब लेवल ज़्यादा होंगे, ये फैटी एसिड से भी आ रहा है, जब इसके लेवल ज़्यादा होंगे तो ये इसका इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पे। पायरुवेट ओक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोनेजेनेसिस को फास्ट कर रहा है कन्वर्जन को। और हमारे पास इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा पायरुवेट को PTSC से एसिटाइल कोए में बनने में, यानी इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।